मीडिया और स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो वास्तव में हम भौतिक रूप में और एक प्रमाण रूप में, एक प्रत्यक्ष रूप में इन दोनों के बीच में किस तरीके के संबंध को देखते हैं और किस तरीके से उसके स्वरूप को परिभाषित करते हैं। मुझे लगा कि थोड़ा सा अगर कुछ मिनटों में उसके बारे में मैं बात कर सकूंगा तो मुझे थोड़ा अपनी कुछ बातों को सामने रखने का एक मौका मिलेगा तो बहुत मुझे उपयोग होगा। मैं सबसे पहले बुनियादी रूप से बात करना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर स्वास्थ्य के नज़रिए से हम अगर अपने खुद के अनुभवों को केंद्र में रखें तो वास्तव में शायद तकनीकी रूप से हमने स्वास्थ्य के मुद्दों को समझने के लिए बहुत अलग अलग स्रोतों का सहारा लिया, प्रशिक्षणों को, अध्ययनों को बहुत अलग अलग तरीक़ों से देखा, लेकिन उसको परिभाषित करना, उसकी व्याख्या करना और उसको अपने जीवन के साथ किस तरीके से जोड़ करके हम देख और समझ सकते हैं, वो समझने का जो पूरा प्रबंधन है वो एक तरीके से हमारा अनुभव ये रहा कि वो हमको मीडिया के साथ की एसोसिएशन से मिला। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण इस संदर्भ में सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे शब्द, बहुत सारी तकनीकी परिभाषाएं उपयोग की जाती हैं जो शायद आज की या पिछले 2-4-5 सालों की नहीं है, जब से स्वास्थ्य के मुद्दों पर या मानव विकास के मुद्दों पर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, बल्कि उसके और काफ़ी समय पहले से उन विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ शिशु मृत्यु दर का। शिशु मृत्यु दर का जो मामला अगर हम देखें तो बहुत घोषित रूप से, बहुत नियमित रूप से मासिक आधार पर तकरीबन पिछले 25 सालों से लगातार शिशु मृत्यु दर की जो जानकारियां हैं वो सरकार बहुत सार्वजनिक रूप से हमारे सामने रखती रही है। लेकिन हमारा अनुभव और हम सबका मुझे लगता है अनुभव ये रहा होगा कि ये वास्तव में जब ये आंकड़े या ये जब संख्याएं हमारे सामने से गुजरती हैं तो ये हमको कितना स्पर्श करती हैं और बिना स्पर्श किए हुए किस हद तक गुजर जाती हैं। रितु प्रिया जी ने एक बात कही थी कि आंकड़ों की भी एक राजनीति होती है और अपने आप में वो राजनीति कहीं ना कहीं इस रूप में भी नजर आती है कि वो जो टर्मिनोलॉजी है, वो जो शब्द हैं, वो जो परिभाषा है और वो जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े किस हद तक हम पकड़ पाएँ और किस हद तक उसको हम वास्तविक संदर्भों में उसको जोड़ पाएँ और इतना जोड़ पाएँ कि वो हमको उद्वेलित करें और हमको कहीं ना कहीं इतना खलबलाने लगे भीतर से कि हमको लगे कि हमको एक समझ बनने लगे उसके ऊपर कि स्वास्थ्य का मुद्दा है क्या। ये शिशु मृत्यु दर वाला जो पूरा मसला है, मतलब हमने भी जब शुरू किया और हमारे सामने एक चीज़ निकल के आई कि भाई ये वास्तव में स्वास्थ्य के बहुत बड़े मुद्दे हैं और हम लगातार आंकड़े पढ़ते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु जो है वो भारत में होती है और सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा मातृ मृत्यु में भारत का होता है। और अगर भारत में स्थिति नहीं बदलेगी तो दुनिया में जो हम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं तो वो अचीव नहीं किए जा सकते, क्योंकि संख्या इतनी बड़ी है भारत की कि अगर वो संख्या अगर नहीं बदलेगी तो भारत दुनिया के स्तर पर उसमें बदलाव नहीं। और जब हम भारत के मामले में बात करते हैं तब ये बात आती है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे अगर ये 3-4 राज्य अगर नहीं सुधरेंगे या इनकी स्थिति में नहीं सुधार होगा तो भारत का जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है उसमें किसी तरीके का सुधार नहीं हो सकता। और ये आंकड़े लगातार, ये मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर जो है वो लगातार हमारे सामने से गुजरती है। और जब हमने ये बात कही और जब हमने इसके ऊपर चर्चा शुरू किया तो एक सवाल जो मीडिया के साथ काम करते समय हमारे सामने आया कि भाई हम इस बात को लेके जाने वाले हैं लोगों के सामने तो किस तरीके से ये स्पष्ट होगा। ये दर को आप समझेंगे क्या कि 1000 बच्चों के ऊपर जो है वो 80 बच्चों की मृत्यु हो जाती है अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले कि साहब शिशु मृत्यु दर जो है वो 80 है। अब ये 80 होना और शिशु मृत्यु दर होना क्या मायने रखता है? ये तो हमारे सामने 25 साल से ये आंकड़ा 1990 से लगातार हर साल जारी हो रहा है। और उसने हमको एक चीज़ का मौका दिया इस चीज़ को समझने का कि वास्तव में अगर लोगों को समझना होगा तो वो किस तरीके से इस बात को समझेंगे। हमने कहा कि फिर एक बहुत हमने जो हम सब ने जो 5वीं, 6ठी, 7वीं में जो गणित के सवाल हल किए हैं उसमें ये आता था कि अगर 1000 में से इतना होता है तो 1 लाख में से कितना होगा, उसका मूल्य क्या निकलेगा। तो हमने एक आकलन किया कि अगर 1000 पर 80 बच्चों की मृत्यु, 1000 जीवित जन्म पर यानी कि 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं और उस पर 80 बच्चों की मृत्यु होती है 1 साल का होने से पहले, पहला जन्मदिन मनाने से पहले, तो इसका मायना क्या है? तो इसका मायना जानने का एक दूसरा पहलू है कि हम ये जानें कि हमारे मध्य प्रदेश में वास्तव में कितने बच्चे जन्म लेते हैं।
हमको वो आंकड़ा मिला, उससे पता चला कि मध्य प्रदेश में लगभग 20 लाख जीवित जन्म एक साल में होते हैं। अब अगर आप इन दो चीजों को, हमने कहा कि इसको जोड़ के देखते हैं, क्या एक नजरिया सामने निकल के आता है, उससे हमको पता चला जब 1000 पर 80 तो 20 लाख पर कितने। और ये जो जोड़ है, ये जोड़ ने हमको ये बताया कि इसका मतलब है मध्य प्रदेश में एक साल में, इस आंकड़े के हिसाब से 1,60,000 बच्चे एक साल में अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले दम तोड़ गए, पहला जन्मदिन मनाने से पहले। और अगर आप बाल मृत्यु या जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी के अगर मैं संदर्भ में बात करूं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की, तो वो और बड़ी संख्या, तो वो 120 है। तो इसका मतलब है कि 5 साल से कम उम्र के लगभग 2,40,000 बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देते हैं। ये एक उदाहरण, मतलब ये हमारा सबसे पहला सीख मीडिया के साथ काम करने का इसमें निकल के आया। और शायद वो इसलिए नहीं था कि उससे एक सेंसेशनल स्टेटमेंट क्रिएट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक मृत्यु बहुत कम महत्वहीन है और 10 मृत्यु है जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अगर हमको इस बात को वास्तव में समझना है तो उसके कारणों को हमको कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में जाने की जरूरत पड़ेगी और उसको हमको एक जोड़ने की बात करना पड़ेगी। एक दूसरी चीज इसमें जो हमारे, जो एक बार बार इस पूरे संदर्भ में निकल के आई, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं और बहुत अलग अलग और व्यापक नजरिए से हमारे सामने इस बात निकल के आई, कि जब हम कहते हैं कि इस देश में, हमारे प्रदेश में आज की तारीख में अगर मान लीजिए लगभग 1 लाख बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले दम तोड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारी नीति में कहीं ना कहीं उसका एक स्थान होना चाहिए। और वो नीति का अगर एक सबसे बुनियादी मानक अगर नापने का है कि नीतिगत प्राथमिकता क्या है, तो उसका केवल एकमात्र सबसे प्रत्यक्ष नजर आने वाला पैमाना या मानक है, वो है बजट। अगर नीति में प्राथमिकता है, अगर संवैधानिक दायित्वों में प्राथमिकता है, तो स्वाभाविक है कि वो बजट में भी प्राथमिकता में नजर आएगा। तब हमको उससे एक चीज ये पता चली कि फिर स्वास्थ्य के ऊपर कितना खर्च होता है। तब हम बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर हमको एक बात समझ में आती है कि जो हमारा कुल मिलाकर 2013-14 का जो हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो सरकारी आवंटन है, वो 52 रुपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष। ये हमारा, जब हम नीतिगत प्राथमिकता की, जो हम एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम कहते हैं कि हम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने की पहल कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक व्यावहारिकता के धरातल पर आते हैं, तब हमको ये समझ में आता है कि उन नीतिगत प्राथमिकताओं में ये बात वास्तव में जुड़ती कहाँ पर है। तीसरी बात जो मैं इसमें मुझे लग रहा था कि वो जोड़ने की है, वो ये है कि वास्तव में जितना मैं बहुत एक तरीके से बहुत एक रेडिकल स्टेटमेंट देने की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि क्या वास्तव में केवल अस्पताल या दवाएं या डॉक्टर जो है, क्या वो वास्तव में हम जिन स्वास्थ्य की चुनौतियों की बात कर रहे हैं, क्या उसको वो हासिल करने में हमको वास्तव में मदद कर पाएंगे? क्या हमारी क्षमताएं एक समस्या के खड़ा हो जाने के बाद उसको हल कर पाने की हमारी ताकत है, हमारी औकात है? मैं एक संदर्भ आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना बन रही थी, तो उसके लिए योजना आयोग ने जो समिति बनाई थी, जिसको हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन हेल्थ कहा था या उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उसने कुछ जानकारियाँ उसमें दर्ज की। उन्होंने ये कहा कि अगर हम वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं की अगर उच्चतम मानकों पर अगर हमको कुछ चीज़ें अगर स्थापित करनी है, तो हमको कितने मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहा हूँ, अभी मैं उस स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका जिक्र ऋतुप्रिया जी ने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या स्वास्थ्य की परिभाषा देता है, खुशहाल होना, अपने जीवन के उच्चतम मानकों तक पहुँचाना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहा हूँ। उस समिति ने कहा था कि अगर मध्य भारत में अगर हमको वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं को ठोस रूप में स्थापित करना है, आज की जो हमारी स्थिति है 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होते समय, हमको भारत में 6,26,000 डॉक्टर्स की जरूरत होगी। और मौजूदा स्थिति में जितने डॉक्टर्स आज के समय में सामने निकल के आते हैं, और जो बाद वो 3 साल का कोर्स से सामने आने वाले डॉक्टर, मानव संसाधन, स्वास्थ्य मानव संसाधन, और फिर 5 साल का जो पैमाना, तो अगर मान लीजिए हम ये माने कि 15,000 डॉक्टर भी 1 साल में अगर हम सामने लेके आते हैं, तो ये लक्ष्य हासिल करने में हमको कितने समय लगेगा, वो आप आकलन कर सकते हैं। मैं भी कर रहा था तो उससे पता चला 42 साल लगे, जितने डॉक्टर्स की आवश्यकता आज की तारीख में हमको है। इसी तरह अगर हम पूरे नर्स, ANM, पैरामेडिकल स्टाफ और जो तमाम सारे मानव संसाधनों की अगर बात करें, तो वो आंकड़ा कहते हैं 49,69,000, यानी कि 50 लाख से 31,000 कम।
इतने स्वास्थ्य मानव संसाधन की हमको जरूरत पड़ेगी जो हमारे मानक हैं, उन मानकों के अनुरूप स्थापित करने के लिए कि हम वो मानव संसाधन हासिल कर पाए। इसलिए मैं मानता हूं कि इन चीजों को देखते हुए ये अपेक्षा करना शायद एक बहुत निराशाजनक बात लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये निराशाजनक नहीं है। ये हमको एक दिशा में लेके जाती है जो हमको ये बताती है कि बीमारी हो जाने के बाद उसको हल करने की कोशिश करेंगे तो हम शायद वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। और हमारे उदाहरण बता रहे हैं कि हमारी बीमारियां कम नहीं हो रही हैं, हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारी जो स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं वो बढ़ रही हैं, वो कम नहीं हो रही है। जितनी ज़्यादा मशीनें, जितनी ज़्यादा दवाएं, जितनी ज़्यादा तकनीकें, जितने ज़्यादा अस्पताल, उसका जो परिणाम है वो तो बीमारियों के और स्वास्थ्य समस्याओं के कम होने में दिखाई देना चाहिए, ना कि बढ़ने में। लेकिन यहाँ तो हम उसको लगातार जो अधिकृत अध्ययन है वो बता रहे हैं कि हमारे सामने क्या स्थितियाँ निकल के आ रही हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वो केवल डॉक्टर की संख्या, डॉक्टर का व्यवहार, इंजेक्शन की उपलब्धता या दवाइयों की उपलब्धता शायद उस तक केवल सीमित नहीं हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं इस संदर्भ को हमको थोड़ा और पीछे भी लेके जाने की बात करने की शायद वो कोशिश करना पड़ेगी। मैं एक बहुत इस संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सीधी सी बात है कि भोजन और स्वास्थ्य का क्या कोई संबंध हम मानते हैं या नहीं मानते? आजीविका और स्वास्थ्य का कोई संबंध हम मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं इस मामले में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बिल्कुल पिछले हफ्ते का एक उदाहरण है। एक काम के दौरान शिवपुरी के गांव में, पौड़ी विकासखंड के गांव में एक मामला पता चला कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 3 साल की है और उसका वजन जो है वो कुल जमा 3.5 किलो है। 3 साल की बच्ची का वजन 3.5 किलो है और उसकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो गया और वो बहुत सीवियरली मैनर, जिसको हम अति कुपोषित कहते हैं, वो उस स्थिति में थी। और स्वाभाविक रूप से कोई भी देखेगा तो वो हम भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि शायद इसके जीवन की संभावनाएं बहुत कम है। फिर उस पर काफ़ी बात हुआ उस परिवार से कि आप इसको क्यों नहीं अस्पताल लेके जाते, क्यों नहीं पोषण पुनर्वास केंद्र, हमारे इंस्टीट्यूशन काफ़ी खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, पोषण पुनर्वास केंद्र बन रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं लेके जाते? बहुत बात हुआ, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ठीक है, मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाए, इसकी कोई हमको वो नहीं है। अगर यहीं पर अगर हम बात कर दें तो धारणा तो यही बनती है कि ये तो बड़े निर्दयी समाज है, ये परिवार तो बच्चे को जीवित रहने नहीं देना चाहता। जो आजकल आदिवासी समुदाय के बारे में बहुत आम तौर पर इस तरीके का एक वक्तव्य सुनाई देता है कि अरे उनको बच्चों की चिंता नहीं है, एक मर जाएगा दूसरे की तैयारी में लग जाएंगे वो और बच्चे पैदा कर लेंगे, यही तो काम है, इसके अलावा और काम क्या है। लेकिन जब उसकी तह में गए और लगभग 3 दिन एक प्रक्रिया करने के बाद एक चीज उसमें से निकल के आई कि लेके कैसे जाएं। एक तो ये है कि रोजगार नहीं है, घर में जो 3 बकरियां हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? 15 दिन के लिए आप कह रहे हो कि पोषण पुनर्वास केंद्र ले जाइए, इनकी कौन देखभाल करेगा? ये भी खत्म हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या? और बाकी के 3 बच्चों को हम किस तरीके से पालेंगे? क्योंकि आपकी मनरेगा और बाकी चीज़ें तो हमारे लिए नहीं उपलब्ध होती नहीं है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जिस बच्ची को आप लेके जाने की बात कर रहे हैं या बाकी वो 3 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उन बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, बिना कपड़े के हम उसको अस्पताल कैसे लेके जाएं? मुझे लगता है कि शायद तथ्यात्मक रूप से इस मामले का शायद कोई संदर्भ होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वो बात कहां तक जा सकती है, उसकी जड़ कहां तक हो सकती है। ये मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। हम अभी पिछले 2 दिन से इसी जिले में कई अलग अलग जगह जा रहे हैं। इन 2 दिनों में हमने मतलब केवल स्वास्थ्य की परिभाषा करें तो शायद यहीं पर 25 परिभाषाएं हमारे सामने अभी निकल के आएंगी कि स्वास्थ्य का मायना क्या है और उसको किस तरीके से जोड़ेंगे। तो मुझे जो चीजें लगती है कि एक आंकड़ों से शुरू करके बाद एक व्यक्ति तक आने का मामला जो है उसके स्तर पर आकर के स्वास्थ्य की परिभाषा को परिभाषित करना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इतना सघन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। जो मुझे लगता है जो कई बार होता है कि ये बात में कहीं बहुत सारी चीजें मिस होती हैं कि तो केवल एकमात्र केस है या एक प्रकरण है, शायद जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर केस अपने आप में एक बड़े मामले का, बड़े प्रकरण का और एक व्यापक संदर्भ का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको परिभाषित करने की जरूरत है, जो उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि हम आंकड़ों को उतार करके हम एक व्यक्ति तक, एक बच्चे तक, एक महिला तक किस तरीके से लेके आएंगे। और इसीलिए मैं बहुत आंकड़ों को नहीं जाना चाहता, लेकिन संदर्भ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो वास्तव में शायद एक सैद्धांतिक और एक वैचारिक रूप में एक स्तर पर तय होती है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा जो है वो हर व्यक्ति, उसके परिवार
और उस समुदाय के स्तर पर तय होती है और उसके आधार पर वो पैमाना तय होता है कि वहां पर स्वास्थ्य के मामले को लेकर के किस तरीके से दखल दिया जाएगा। आज जो हमारा ढांचा है उस ढांचे में हमारे खाने की थाली में अधिक औसत आंकड़े की बात कर रहा हूँ, मैं सबसे गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ या केवल गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे खाने में हमारे पोषक तत्वों का 70% हिस्सा केवल अनाज से आता है, गेहूं और चावल जैसे अनाजों से आता है। बाकी का 30% हिस्सा दाल से या सब्जियों से या दूध से या अंडे से या दूसरी चीज़ों से आता है। जबकि मानक तो ये कहते हैं कि 70% हिस्सा जो है वो फल से, सब्जियों से, दाल से, अंडे से, खाने के तेल से, घी से, इनसे आना चाहिए। तब आप एक बेहतर अपना शरीर और बेहतर स्वास्थ्य पैदा कर सकते हैं। अगर आप केवल अनाज पर निर्भर हैं तो वो अनाज पर निर्भरता जो है वो हमको कभी भी एक स्वस्थ जीवन नहीं दे सकती। और हमारा औसत 2013-14 का जो अध्ययन है वो तो ये कहता है कि 70% हिस्सा हमारे खाने की थाली का गेहूं और चावल है, और वही गेहूं और चावल राशन की दुकान का भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वही आज की तारीख में सरकार की जो कृषि नीति है जिसमें हम बम्पर क्रॉप की बात करते हैं, उसमें भी कहते हैं कि बम्पर प्रोडक्शन हुआ, तो बम्पर प्रोडक्शन किस चीज का है? गेहूं और चावल। तो ये जो पूरा मसला है कि जब जिस चीज का उत्पादन है और जो चीज उपलब्ध है वो हम कैसे देखेंगे। और अगर थोड़ा सा हम आगे पीछे जाएंगे तो अध्ययनों से, अभी छोटे छोटे अध्ययन से पता चल रहा है जो ये बताते हैं कि समुदायों में 2008 से लेकर 2015 तक के जो अध्ययन है उन समुदायों में दाल के उपभोग का जो अंतर है, मतलब जो समयावधि का अंतर है, वो 8 महीने से लेकर के 1 साल है, जिस अवधि में उनके खाने की थाली में दाल की उपलब्धता थी। उस संदर्भ में हम स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित करेंगे, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कैसे परिभाषित करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो पूरा संदर्भ है हमको उस पैमाने पर जांचना पड़ेगा। इतनी मुझे बात रखनी थी। धन्यवाद।